बाबा जी प्रणाम। केशव दयाल। बाबा जी, आपके द्वारा चलाए गए गोल्डन स्पैरो मोक्ष द्वार का मैं सदस्य बनना चाहता हूँ और साथ ही पूर्ण व्याख्या के साथ यह जानना भी चाहता हूँ कि मैं देश की सेवा कैसे कर सकता हूँ। बड़ा सुंदर जज्बात हैं पुत्र तुम्हारे। देश का प्रत्येक नागरिक देश प्रेमी तो है ही, लेकिन आज मैं आपसे एक बात करने वाला हूँ। देश प्रेमी तो आप सभी हो, लेकिन क्या देश सेवा भी करना चाहते हो? अगर आप देश सेवा को आनंद पूर्वक करने का कर्तव्य निर्वहन कर सकते हो, तो आज हमारे चैनल कंट्रोलर रोहित आपको एक परफॉर्मा बना के देंगे। सारा विस्तार उसमें बताया जाएगा। वो परफॉर्मे को आप भर दें। इससे पहले कि पुत्र मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं, थोड़ी सी बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। मेरे जीवन के अगर बीते हुए गुजरे हुए पहलू आपने सुने या पढ़े, इसकी हिंदी में एक किताब पहले छप गई थी। अब बहुत से प्रियजनों के मेहनत के साथ अंग्रेजी का तर्जमा भी 2-4 दिन पहले जारी हो गया और वह किताब के रूप में आपको उपलब्ध है। उस किताब के लिए आप हमारे साहित्य को देखने वाले साहित्य प्रभारी डॉक्टर रमेश से संपर्क कर सकते हो। तुमने पूछा पुत्र, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। ये जज्बात इस जवानी की उम्र में उभर जाएं तो व्यक्ति वासना से निजात पा सकता है, क्योंकि वह अपने आप को देश प्रेम में और देश की सेवा में डुबो के रख सकता है। पूछा कि पूरी व्याख्या बताइए। व्याख्या लंबी चौड़ी है, कई एपिसोड्स बनेंगे। आज से प्रथम एपिसोड में शुरू करता हूँ। कल 23 तारीख है। कल हमने दीक्षा के लिए
यहाँ मुमुक्षु बुलाए हुए हैं। तो आज पहला एपिसोड में बोल दूं। सबसे पहले मैं ईश्वर को साक्षी करके सौगंध देकर ये बात कहता हूं, ना मैंने कभी झूठ बोला है और राजनीति को भी मैं ऐसे जीऊंगा जैसे मैंने धर्म को जिया। मेरा एक एक अल्फाज, उसका हिसाब आप मेरे से मांग सकते हो। मेरे क्या विचार हैं, मैंने क्या अनुभव किया, ये सब मेरी वीडियो से आपको मिल जाएगा। करीब 2-3 हज़ार के करीब लंबी लंबी वीडियोस मैंने बोली हैं इन 5.5 सालों के दौरान। तो आइए अपने प्रसंग पे आए। आप जानते हैं हमारे देश में 2 चुनाव बड़े होते हैं, राज्यसभा के इलेक्शन ऑफ स्टेट्स, दूसरे इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, यानी एमएलए और एमपी। एमएलए अपना चीफ मिनिस्टर चुनता है और एमपी अपना प्राइम मिनिस्टर। ये सभी मिलकर देश की व्यवस्था को चलाते हैं। इससे अतिरिक्त भी कुछ और संस्थाएं हैं, उनके अपने अपने महत्व हैं। शुरुआत से चलें। आज के बाद जो पहला चुनाव आया, उसमें जब भी हम जीतेंगे, उस राज्य की जनता जो भी व्यक्ति बच्चा 18 वर्ष का हो गया, यानी वोट डालने के योग्य हो गया, प्रत्येक बच्चा जो वयस्क हो गया, वोट डालने की योग्य हो गया, सक्षम हो गया वोट डालने में, उस प्रथम वोटर को 18 साल के प्रति वोटर को हम 12 लाख रुपए देंगे। जीतने के बाद की बात कर रहे हैं। अगर आप हमें वोट डालेंगे, हमारी सरकार बन जाएगी। आप जानते हो सरकारों के पास कर के रूप में पैसा आता है। अगर आपने हमें चुन लिया तो हम प्रत्येक 18 वर्ष के व्यक्ति जिसने वोट डाला हमें और हम जीत गए, अब जो भी चुनाव आने हैं मुझे नहीं पता, मैं पता करूंगा। अभी अभी मैं जानता हूं कि बिहार का इलेक्शन होके हटा है। अभी जो भी स्टेट का इलेक्शन आएगा, देखिए 2 ही इलेक्शंस के लिए मैं ये वायदा कर रहा हूं, ओनली फॉर 2 इलेक्शंस। जो भी अब चुनाव आएगा उसमें 18 साल के वोटर को 12 लाख रुपए दिया जाएगा। क्यों? उस 12 लाख से
वह स्वावलंबी बने। 10-5 हजार से कोई नए कारोबार नहीं खुला करता। यह तो एक मजाक है, खरीदो फरोख्त का साधन है। मैंने आपसे पहले कहा, मैंने ईश्वर को साक्षी किया और सौगंध उठाई, जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। आज जनता से मुखातिब हूं, प्रथम बार 13 वर्षों से अन्न नहीं खाया। शास्त्रों में लिखा कि जो व्यक्ति 12 साल तक अन्न छोड़ता है, वो जो कहता वो हो जाता है, उसे वाक्य सिद्धि मिल गई। मैं इन बातों में नहीं जाता, वो तो मुझे मिल गई। लेकिन अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो अपनी आत्मा को कलुषता से बचाने के लिए नहीं बोलता। इस झूठ न बोलने के कारण कोई स्वार्थ नहीं है। निहित स्वार्थ के कारण मैं सत्य नहीं बोलता। निहित स्वार्थ के कारण मैं सत्य नहीं बोलता, निस्वार्थ रूप से मैं सत्य बोलता हूं। तो ये तो कभी उम्मीद ही मत रखना। जितने साल अब बचे, मैं अपने जीवन के शेष रहते साल देश सेवा में गुजार दूंगा, यानी आपकी सेवा में। प्रथम बात, जो प्रथम बार वोट डाल रहा है वह स्वावलंबी बने। 12 लाख रुपए उसे दे दिया जाएगा, 12 लाख रुपए से वो काम शुरू कर सकता है। स्वावलंबी बने। पहले ही दिन से हमने उसे रोजगार दे दिया। अब तुम्हें रोजगार मांगने की जरूरत नहीं है। उसके इतर उस स्टेट में जो भी नौकरी होगी, जो भी स्थान खाली होंगे, सब भर दिए जाएंगे। और ये जो आज फॉर्म भराए जा रहे हैं, आपकी आपकी दक्षता, प्रवीणता, कुशलता, मेरिट, विद्वत्ता, निपुणता, सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, बगैर किसी भेदभाव के, आप किस धर्म के हो, किस संप्रदाय के हो, किस जाति के हो, ये मजहब वगैरह का कोई सवाल नहीं उठेगा। प्रथम बात मैंने ये कही आपको, एक ही योग्यता कि आप वयस्क हो गए हो। वयस्क होते ही आप पर कुछ जिम्मेदारियां पड़ गई। आप अपने घर की देखरेख करो, आगे की जिंदगी को संवारने के लिए सलाह मशवरा करो, अपने साथ, मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ। अगर एक घर में 2 सदस्य 18 वर्ष के प्रथम वोटर हो रहे हैं तो उनको 24 लाख मिलेगा। और 24 लाख से कोई भी व्यापार आप मजे से कर सकते हो, अपने घर का दाना पानी खर्चा चला सकते हो।
ऐसे ही सभी स्टेट्स में जैसे जैसे इलेक्शन होते जाएंगे, गोल्डन स्पैरो मोक्ष द्वार, यही नियम है सभी के लिए। और नियम मात्र अतीत की राज करने वाली पार्टियों के मुखिया ने क्या वायदा किया, उससे हमने कुछ लेना देना नहीं। मैं जो वायदा करूंगा, जो कर रहा हूं, 100% उसे पूरा करूंगा। देखिए, अभी ऐसा तो है नहीं कि 5-4 स्टेट्स के चुनाव इकट्ठे हो जाएं। मैं इस वीडियो को बोलने के बाद देखूंगा, पूछूंगा कि कितनी स्टेट्स के कैसे कैसे इलेक्शन होंगे। जैसे जैसे किसी किसी स्टेट में इलेक्शंस होंगे, वैसे वैसे हम इस नियम को कार्यान्वयन करना शुरू कर देंगे उस स्टेट के लिए। इसमें कोई धर्म, संप्रदाय, जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं होगा। बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को 12 लाख रुपए मिलेंगे। जैसे संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है वोट डालने का, वैसे ही हम सभी को 12 लाख रुपए देंगे, बगैर उसकी जाति पूछे, बगैर उसका धर्म पूछे, आयु पूछेंगे। आयु सर्टिफाई आप करोगे, 18 वर्ष के होने पर आपको 12 लाख रुपए मिल जाएंगे। पहली बात, अभी आप देखो, प्रथम चुनाव हमें जीतने दो। जैसे ही हम प्रथम चुनाव जीते, तो फिर देखो हम क्या कर रहे हैं। ये हमारी पहली पहली परीक्षा है, जहां से हम शुरू करेंगे। और उसके बाद पूरे देश भर में हम इलेक्शन लड़ते जाएंगे। इलेक्शन के लिए कौन सा उम्मीदवार हम खड़ा करेंगे? आज जो आप फॉर्म भरेंगे, उनमें से ही हम योग्य उम्मीदवार देखेंगे। कौन सा कैंडिडेट लायबल टू बी इलेक्टेड, उसको ही हम टिकट देंगे। और टिकट लेने वालों के लिए भी मैं बताता हूँ, जो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े, वो ये बात सोच के जुड़े कि जो जिम्मेदारी मेरे को सौंपी गई, जो ओहदा मेरे को दिया गया, वो ओहदा चाहे आपको खजाना मंत्री का दिया गया, चाहे आपको पीएन का दिया गया, चाहे आपको चीफ मिनिस्टर का दिया गया, कोई धांधली नहीं चलेगी। एक और एक ही हमारी गुजारिश
और एक ही एक हमारी ज़रूरत, वह आप पूरी करोगे ही करोगे। क्या? ईमानदार है। अगर आपको महीने का 70,000 मिलता है महीना, जिस भी काम में हम आपको नियुक्त करते हैं, जिस भी काम में हम आपको नियुक्त करते हैं, पहली पहली शर्त, आपको उस 70,000 रुपये में ही गुजर बसर करना होगा। इससे आगे ना आप मन के पीछे लगोगे, ना ही ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करोगे। यहीं से रिश्वतबंदी की शुरुआत होगी। यहीं से भ्रष्टाचार की समाप्ति का आगाज होगा। जिन व्यक्तियों को हम नौकरी न दे पाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं बेरोजगार बेचारे बच्चे बहुत खर्चा करके रातों रातों जागकर अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ करके दिन भर रात मेहनत करके परीक्षाओं को पास करके जब तुम नौकरी सरकारों से मांगते हो तो तुम्हें मिलते हैं लठ, तुम्हें मिलती हैं उपेक्षाएं, तुम दंडित होते हो पुरस्कृत होने की बजाय। घबराओ नहीं पुत्र, हम तुम्हें पुरस्कृत करेंगे। अगर तुमने पढ़ाई की तो हम उसे देश सेवा समझेंगे। हम पढ़ाई को देश सेवा का दर्जा देंगे, खिताब देंगे, और पढ़ाई के लिए आपकी शिक्षा की व्यवस्था पूरी करेंगे। पढ़ाई को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। हमारा बिल्कुल ये मत नहीं कि अनपढ़ रखो लोगों को ताकि वो समझ न जाएं, जागरूक ना हो जाएं। और जागरूक अगर जनता हो गई तो हम मूर्खों को चुनेगी कैसे? यह वतीरा और यह सोच हमारी नहीं है। हम इस मुल्क को शिक्षित बनाने का संकल्प लेते हैं। देखिए, मैंने अपने पूरा जीवन तप में गुजारा। अभी भी एक स्थान पर 13 वर्षों से बैठा। 13 वर्षों से प्रत्येक प्रकार के स्वाद का मैंने त्याग किया। यह आपके ऊपर किसी प्रकार का बोझ नहीं है। मैंने कोई त्याग नहीं किया, मैंने तप किया। और मेरा तप को आप त्याग की संज्ञा मत दो, और मैं भी इसे त्याग की संज्ञा नहीं देता, क्योंकि मैंने जो तप किया उसका पुरस्कार भी परमात्मा ने मुझे दिया। मैं आपको इस प्रकार की बातें सुनाकर आपको मूर्ख नहीं समझता। आपसे बात कर रहा हूं, आप समझदार हो इसलिए कि मैंने देश के लिए सब छोड़ दिया। अब देश भी मेरे लिए सब छोड़ दे, ऐसा कुछ पागलपन मैं नहीं करूंगा।
मैं कहता हूँ जियो और जीने दो, तुम्हारा हर पल खुशी का पल हो, तुम्हारा हर पल नृत्य में गुजरे, आनंद में गुजरे, अभाव में न गुजरे। एक स्टेट की बात मैंने की, और ये सभी स्टेटों में बिना किसी भेदवृत्ति के यकसां लागू होगा, एक ही तरह का नियम लागू होगा सभी स्टेट्स के इलेक्शन में। यह मेरा आज का पहला व्याख्यान है। 18 वर्ष की उम्र होते हुए ही आप वोट डालने के लिए अधिकृत हो जाते हो, और आपको, क्योंकि आपने हमें वोट डाला, तो भगवान कृष्ण कहते हैं अनन्याश्चिंत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपके घर बार का खर्चा, चूल्हा चौका चलाना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। योगक्षेमं वहाम्यहम्, हम जिम्मेदार होंगे। मेरे राज्य में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, कोई हाथ बिना काम के नहीं रहेगा। उसकी योग्यता के अनुपात को देखकर, उसकी इंटेलिजेंसी, निपुणता, शालीनता, उसकी कुशलता, दक्षता, क्वालिफिकेशन, सब चीज को परख कर उसको इंटेलिजेंसी के हिसाब से, मेरिट बेसिस, सबसे पहली बात टिकट भी मिलेगी। यहां भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, ना किसी की सिफारिश, ना किसी का रुतबा। और तुम जानते हो, मुझे तो जीने का भी लोभ नहीं, बिकने की तो उम्मीद ही छोड़ दो जो मुझे खरीदना चाहता है। अंत तक, इस जीवन के बने रहने तक मैं देश सेवा करता रहूंगा, और आप देश सेवा करते रहें इसकी उम्मीद भी रखूंगा। आप मेरे संग कदम से कदम ताल करके चलो। यह मैं अपेक्षा भी रखूंगा आपसे। यह आज का छोटा सा एपिसोड मैंने बनाया, प्रथम एपिसोड है। इससे आगे की बात है भी मैं शुरू करूंगा। सभी स्टेट्स में घूम जाऊंगा, और ध्यान रखना, उसके बाद हम इलेक्शन लड़ेंगे, मेरिट बेसिस पर हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा जो लोभ से रहित हो। प्रत्येक व्यक्ति को उसके काम का पगार तो मिलेगा, वाजिब पगार जो चल रहा है, महंगाई भत्ता वगैरह जो चल रहा है, हम उससे महरूम किसी को नहीं करेंगे। लेकिन उसकी एवज में हम आपसे भी ये अपेक्षा रखेंगे कि आप उतने में ही गुजर बसर करो। भ्रष्ट आचरण
की उम्मीद हम नहीं रखेंगे कि आप भ्रष्ट तरीके से कोई एक भी रुपया किसी से मांगे। तनख्वाह कोई कम नहीं। आज के जमाने में प्रत्येक व्यक्ति की तनख्वाह उसके घर के गुजारे लायक है, और अगर गुजारे लायक नहीं तो हम उसके ऊपर विचार करेंगे। आज की महंगाई के हिसाब से घर कितने में चलता है, उतनी कम से कम वेतन की मात्रा करेंगे। ऐसा नहीं कि हम 5-6 हज़ार रुपये में आपको कहेंगे घर चलाओ, नहीं। हम इस चीज़ का मायना करेंगे कि घर ठीक ठाक ढंग से पूरा खर्चा, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, इसमें घर का खर्चा कितने पैसे में चलता, उतना ही पैसा आपको पगार के रूप में मिलेगा। फिर हम सब स्टेट्स में से होते हुए जाएंगे सेंटर में। अब मेरी एक बात सुनिए, क्योंकि ये बड़ी जरूरी है। संस्थाओं का भय समाप्त करेंगे। जैसे ही हम केंद्र में पहुंचे, और आपके सहयोग से सब संभव है, क्योंकि लोकतंत्र है। अभी तक लोकतंत्र आपने बचा लिया, यह आपकी ही कृपा है, और इसका फल भी आपको मिलेगा। तो हम पहुंचेंगे सेंटर में। फिर सेंटर में हम सबसे पहला काम करेंगे, ये जो संस्थाएं जिनका डर दिखाकर आपकी रात की नींद और दिन का चैन हराम कर दिया जाता है, वो कोई संस्था हराम ना करे। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सारे इदारे समाप्त कर दिए जाएं, ताकि आपको कोई भय दिखाने वाला ना हो। एक और एक ही सबक आप ईमानदारी से सोचें। प्रत्येक नागरिक स्वावलंबी तो बने, ये हमारी इच्छा भी रहेगी, प्रयास भी रहेगा, और उसकी एवज में हम ईमानदार मुल्क का रचना करना चाहते हैं। We want to construct a honest country. मैं जानता हूं अगर आपका पेट नहीं भरता तो आप चोरी करोगे, लेकिन अगर किसी की नीयत नहीं भरती तो उसका कोई उपाय नहीं। पेट भर जाता है, नीयत नहीं भरती तो इसका कोई इलाज नहीं होता। एक ईमानदार नागरिक का रोल अदा करें। जीवन बड़ा छोटा है, 150 साल की जिंदगी है। ये बातें प्रथम वक्तव्य में बतानी जरूरी थी। अभी एक बहुत जरूरी बात तुमसे बताता हूँ। जैसे हम सेंटर में आए, यह नियम तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू रहेगा। सेंटर में हम अपर लिमिट रखेंगे आपकी एसेट की। क्या रखेंगे? अपर लिमिट होगी 25 करोड़। सब संस्थाएं समाप्त। ईडी,
सीबीआई, इनकम टैक्स या अन्य जो संस्थाएं आपका गला घोंटती हैं, उन सब को रुखसत किया जाएगा बाअदब, और उनको कोई और नौकरी मुहैया करा दी जाएगी। उनसे कोई प्रतिशोध नहीं लिया जाएगा। उन्होंने जो किया मैं जानता हूं, राज के भय से किया। उसके लिए जिम्मेदार राजा आप नहीं। वो ईडी की संस्था हो, सीबीआई की हो, आईटी की हो या कोई हो। मैं जानता हूं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, वो LIC हो, वो शेयर मार्केट हो, जिसने भी जो काम किया मैं जानता हूं भ्रष्ट आचरण किया मेरी आंखों के सामने। लेकिन हम प्रतिशोध की भावना नहीं रखेंगे, उन पर किसी प्रकार का कोई FIR वगैरह लागू नहीं करेंगे। उनको हम सरकारी गवाह बनाएंगे और उनसे शांति से पूछेंगे, आपको ये बेईमानी करने की छूट किसने दी? बस हमें वो मुद्दा चाहिए, व्यक्ति, वो 4 हों या 40 या 4000, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके भय के कारण आपने ये घिनौने काम किए। बस आप सरकारी गवाह बन जाना, बेखौफ होकर, क्योंकि हमारा आपको कोई खौफ नहीं होना चाहिए। We will not punish you at all. हम आपसे प्रतिशोध नहीं लेंगे, वरना आपकी संस्था को समाप्त करेंगे। सभी संस्थाओं का भय जनता के सिर के ऊपर से गायब, और जो भी सरकारी संस्थाएं ऐसी जो आपके दिमाग के ऊपर बोझ डाल देती, उन सबको अलविदा कह के रुखसत कर देंगे। और ऐसा नहीं उनको हाल पे छोड़ देंगे, नहीं, उनको कोई जीने का ढंग भी देंगे, जीने का सहारा भी देंगे। योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं करूंगा। खुशी खुशी जिए, मजे से जिए, लेकिन ईमानदार बन के जिए। तो मैं आशा रखूंगा मेरी इन सब बातों को एपिसोड वाइज सुने, और मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि मैं झूठ नहीं बोलता। अगर मैंने कह दिया मैं ये करूंगा तो मैं ये करूंगा। मैं झूठे वायदे नहीं करता। मैं आपको स्वप्निल सपने कल्पना के नहीं सुनाता। सपने न देखना मुझे अच्छा लगता, न कल्पनाओं के जंजाल में उलझना मुझको अच्छा लगता। न आपको उलझाऊंगा मैं। देश को धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर मैं विभाजित नहीं होने दूंगा। अगर कोई किसी प्रकार का ऐसा प्रयास करेगा तो उसके लिए कानून अपना काम करेगा, क्योंकि वो संविधान की अवधारणा का उल्लंघन कर रहे हैं। वो अशांति और भेद फैला रहे हैं। अगर कोई कहता मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, हिंदू राष्ट्र के लिए अगर कोई पग यात्रा निकालता, कोई किसी प्रकार का
कोई ऐसा आयोजन करता जिससे सारे देश में बगावत या खिलाफत का आंदोलन शुरू हो। आज हिंदू अपना राष्ट्र मांगता, कल सिख अपना राष्ट्र मांगता, परसों बौद्ध, चौथे जैन, फिर तमिल, फिर मराठा, सभी अपना राष्ट्र मांगेंगे। यह देश को तोड़ने की साजिश है। मैं देश की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा। अपने प्यार से, अपने सत्कार से हो सका तो कोई पड़ोसी मुल्क अगर हम में मर्ज होना चाहे तो मैं जनता की आज्ञा लेकर उस पड़ोसी मुल्क को भारत में मर्ज कर लूंगा। लेकिन आपसे मशवरा लेकर मैं जो भी काम करूंगा संविधान के अनुरूप करूंगा, और जो उससे इतर काम करूंगा वो आपकी आज्ञा लेकर करूंगा। वो भी ऐसा जैसे कोई पड़ोसी मुल्क अगर चाहता है वी वांट टू मर्ज इन इंडिया, तो मैं आपसे पूछूंगा, बोलिए आपका क्या विचार है, आपकी क्या सलाह है। मुल्क की ऐसी अवधारणा और ऐसी शांति प्रियता को देखकर मैं बखूबी जानता हूं कि आसपास के देश भारत में मर्ज होना चाहेंगे। बखूबी जानता हूं मैं आने वाले भविष्य की शैडोज को अच्छी तरह से भांप रहा हूं, देख रहा हूं। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। अगर ऐसा प्यारा भारत बनेगा, भय से मुक्त, आप रात को चैन से सो, आपके पास 25 करोड़ तक की संपत्ति है तो चैन से सो। अगर 25 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है तो आपको 1 वर्ष का वक्त दिया जाएगा। क्या आप सरकार को सूचित करो कि मेरे पास 25 करोड़ से ज्यादा संपत्ति है, तो सरकार आपसे 1 वर्ष तक कुछ नहीं कहेगी। अगर आप देश को छोड़कर जाना चाहोगे, यह आज्ञा आपको नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, हम बाहर के बैंकों से डाटा लेंगे। यह गप एक बार पहले बोला जा चुका है, लेकिन आज ये सत्य है, गप नहीं। अगर किसी ने स्विस बैंक में या किसी अन्य बैंकों में, मुझे सब बैंकों का पता है, किस किस का कितना पता है, यह अगर बैंक बता देगा तो वह भली, अन्यथा मैं अपने भीतर जानकर बखूबी देख सकता हूं कि इसके बैंक में कितने पैसे जमा करवाएं। ये इल्म ईश्वर की देन मुझे है। ये बात भी सुन लो, अगर किसी का विदेशी बैंकों में कोई पैसा पड़ा, वो अपनी नेटवर्थ में आपको गिनना होगा। नेटवर्थ होगी 25 करोड़। अगर 25 करोड़ से ज़्यादा आपकी बाहर की और यहाँ की नेटवर्थ बनती है तो आपको सरकार को सूचित करना होगा। फिर सरकार आपको बताएगी कि इसका क्या करना है। अभी उसकी अधिसूचना मैं आपको लीक नहीं करूँगा, लेकिन इतनी बात समझ लो कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ ए पर्सन 25 करोड़। एक नया जन्मा बच्चा भी 25 करोड़ का मालिक होगा। अगर आपके घर में 125 करोड़ है और आप 4 जने हो
और 5वां बच्चा पैदा हो गया तो 125 करोड़ की लिमिट आपकी पूरी हो गई। अधिक बच्चे पैदा करने की मैं बात नहीं कहता, ये आपका अपना निजी मसला है। लेकिन प्रत्येक जीव, वो कितने भी दिन का है, कितने भी साल का है, प्रत्येक व्यक्ति की जो देश का नागरिक बन गया, उसकी नेटवर्थ 25 करोड़ हो गई, अपर लिमिट। जन्म लेते ही वह नागरिक हो गया और वह 25 करोड़ की नेटवर्थ रख सकता है अपने पास। आज इतना ही, जल्दी ही दूसरा एपिसोड लेके आऊंगा। धन्यवाद।